हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी क्लासेस अच्छी चल रही हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। अब जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसके ऊपर एक असाइनमेंट आपको मिलेगी, ठीक है, जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे और फिर उसका एक सेशन होगा जिसमें हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड होगी, उसके लिए कोई क्लास नहीं होगी कि हाँ भाई हम टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनके पास वो नोटिफिकेशन चली जाएगी। और एक जो आपके भाई छोटे भाई बहन होंगे या आपके रिलेटिव होंगे, कोई नॉन होगा, अगर जो बच्चा इस टाइम 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है, 10th बोर्ड्स की जो तैयारी कर रहा है उस पर कल से यहाँ पे लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रेंडिंग ट्यूटर 9th 10th, इसका हैंडल है ट्रेंडिंग ट्यूटर 001। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उनको बोल दो ये ज्वाइन करने के लिए। 10th का साइंस और मैथ कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो चलो, आज है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। आई होप आपने 6 क्लासेस देख ली हैं, है ना। अब और सभी रिवाइज भी करके आए हैं। ये दो चीज़ें मैं बहुत बार बोल चुका हूँ क्लास में आने से पहले, आपने पिछली क्लास की रिवीजन की होनी चाहिए। चलो भाई, देख लेते हैं आपने पिछली क्लास की रिवीजन की है या नहीं की। ये लो, आपके सामने जेई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है, जो हमने बैलेंसिंग की थी उसके बाद जो क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब आप बताओ कि यहाँ पे जल्दी से वीडियो को पॉज करो। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 90 सेकेंड्स का टाइम मोर देन इनफ है इसके लिए। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की है, 90 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, चलो भाई, आपने वीडियो पोस्ट करके करनी है। आई होप आप कर चुके होगे। जिसका हो गया है अच्छी बात है, कोई अटक रहा है, अगर किसी को स्टार्ट ही नहीं हो रहा कि सर ये कैसे होगा, तो भैया आप अगली क्लासेस इस क्लास को आगे फर्दर कंटिन्यू मत करना, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, बहुत सीरियस यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। लग रहा है कि यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, लेकिन नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट जेई मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का होगा। स्टडीज़ पूरी सीरियस होंगी। आप सीरियस हो या नहीं हो इस चैनल को लेके, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपके ऊपर है कि अगर आप सीरियस हो तो यहाँ से बहुत कुछ ले जाओगे, अदरवाइज़ ये चीज़ ऐसे ही यहाँ पे पड़ी रहेगी। ठीक है, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो बेटा अपने आप को डिसिप्लिन रख के, सीरियस रख के इस चैनल पे आना, और जो भी लेक्चर है, अगला लेक्चर देखने से पहले पिछले लेक्चर ज़रूर देख के आना, रिवाइज ज़रूर करके आना। चलो, 5 लीटर एल्केन है जिसको जलाने के लिए 25 ml ऑक्सीजन, 25 ml ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे ml या फिर इसको भी एल ही कर लो, ठीक है, सेम यूनिट्स कर लेते हैं। इफ़ ऑल द वॉल्यूम आर मेजर्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द एल्केन इज़। अब ये जो एल्केन है, ठीक है, ये क्या होगा? सिंपल सी बात है भैया, कोई ना कोई तो हाइड्रोकार्बन ही है। एल्केन्स भी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का आपने पढ़ा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगर ये हाइड्रोकार्बन है CXHY, और इसको बर्न करने के लिए हमें क्या लगेगी? O2। जब इसका कंबशन होगा तो क्या बनेगा भाई? हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो क्या बनता है? CO2 + H2। अब यहाँ पे अगर ये 1 मोल है तो उसके लिए यहाँ पे हमें कितनी ऑक्सीजन लगती है? X + Y/4। यहाँ पे XCO2 बनेगी और यहाँ पे Y/2 H2। अब ये कह रहे हैं ये एक नहीं है, ये कितने हैं? 5 लीटर। 5 लीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 × X + H/4, X + Y/4। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? X + Y/4। और यहाँ पे हमारा x भी क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है, x भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5x, और ये भी हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कि यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग तो इतनी ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। चलो नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं इसको। हमारे अकॉर्डिंग तो क्या बना? 5 × X + Y/4।
इज इक्वल टू 25 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो 5x प्लस वाई 5y/4 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे आप आधे बच्चे यहाँ पे आके अटक सकते हो कि सर हमें तो अब एक इक्वेशन गिवन है, लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें शायद हमें CO2 की वैल्यू भी गिवन थी, है ना। तो वहाँ से दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, हमने सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे x और y इस एक ही इक्वेशन से हम कैसे निकालें। बहुत बढ़िया, अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप जेई के ट्रैक पे चल रहे हो। फिर अब देखो, अगर कहीं पे अटकते हो तो वापस कहाँ जाना है? कोई हेल्प करने तो आएगा नहीं। कौन हेल्प करेगा आपकी? क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। यहाँ पे हमें एक चीज़ बोला हुआ है 5 लीटर ऑफ एल्केन। भैया हाइड्रोकार्बन तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हिंट दिया है कि हमारे पास कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है। हमारे पास कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है। अब सर इससे क्या होगा, है ना, एल्केन से क्या होगा? बेटा एल्केन का आपने जर्नल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है CnH2n+2, CnH2n+2, और हमने क्या हाइड्रोकार्बन माना है? CxHy। तो यहाँ से कंपेयर करके देखो तो x की वैल्यू क्या है? n, और y की वैल्यू क्या है? 2n+2। अब ये x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपका वेरिएबल एक ही हो जाएगा, और वो वेरिएबल क्या होगा? n, और फिर हमें जस्ट n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चे, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से 5n+5 इंटू 2n+2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25। तो मैं साथ साथ एलसीएम भी ले रहा हूँ। 20n प्लस 10n प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो अब तो इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब ये यहाँ से हमारा कितनी वैल्यू आई? 30n इज इक्वल टू 90। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारा ये जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई? 3, और y की वैल्यू क्या हो गई? 8। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया बेटा? C3H8। C3H8, C3H8 का मतलब प्रोपेन, C3H8 का मतलब प्रोपेन। तो हमारा आंसर क्या लगेगा यहाँ पे? प्रोपेन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। तो भैया जिसका ठीक हो गया +4 अपने आप को दे देना और बधाई भी दे देना, है ना। जेईई मेंस 2016 का ये क्वेश्चन था। अब कहोगे सर बहुत पुराने हैं, भैया आईआईटी में कोई पुराना कोई नया नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। चलते चलो, चलो भाई, वेरी गुड। जिन बच्चों से हुआ है मेरे को कमेंट भी करके बताना किस किस बच्चे से हुआ है, ताकि पता तो चले। हाँ, हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ तो रहे हो। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज यील्ड का। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परसेंटेज यील्ड। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सर जो उनको लग रहा होगा कि यार ये तो पता नहीं सर क्या करा रहे हैं, हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ कराया ही नहीं है ना। तो भाई स्कूल के हिसाब से नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना, स्कूल के हिसाब से तो चल नहीं रहा। आपका स्कूल का सिलेबस और यहाँ का सिलेबस बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, स्कूल में किसी और पैटर्न पे करा रहे होंगे, हम किसी और पैटर्न से चलते हैं। हाँ, इतना गारंटी है कि आपके जितने भी स्कूल के क्वेश्चंस होंगे, आपकी एनसीईआरटी होगी, वो आप बड़े इजीली कर लोगे, है ना। स्कूल में आपको पहले लॉज कराए होंगे, गे-लुसेक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, रेसिप्रोपोर्शन, डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन वाला, फिर मोलैरिटी, ये सब हम करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, तो किसी बच्चे को डाउट है कि पता नहीं चल रहा सर क्या है, कैसे मैनेज करना है, तो यहाँ पे शांति से देखते रहो, और जैसे जैसे टॉपिक आगे चलते रहे, चैप्टर ख़त्म होता रहे, आप आपके स्कूल के सारे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। क्लियर? ये बात भी मुझे बतानी थी, क्योंकि हो सकता है बच्चों के मन में डाउट आता है कि कुछ मैच ही नहीं हो रहा यार, तो नहीं होगा। चलो, परसेंटेज यील्ड क्या कहता है। अब परसेंटेज यील्ड देखो, ये एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। आपने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, लिमिटिंग रिएजेंट। आपने पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एक कॉन्सेप्ट था बेटा रिएक्टेंट्स का।
जिसमें हमने बात की थी कि रिएक्टेंट जो होते हैं, कौन सा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब परसेंटेज यील्ड क्या है? परसेंटेज यील्ड कॉन्सेप्ट है बेटा आपके प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे, क्या बताता है? परसेंटेज यील्ड भैया कितना वो बना है, कितना परसेंट बना है। आइडियली क्या होता है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या आप कुछ रिएक्शन कर रहे हो, है ना, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि मैंने तो भैया मान लो 100 ग्राम कुछ डाला, 200 ग्राम कुछ डाला, 100 ग्राम ए डाला, 200 ग्राम बी डाला, तो आपके हिसाब से तो आपको 300 ग्राम क्या मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए। आइडियली तो यही कंडीशन है ना भैया, मैंने 100 ग्राम ये लिया था, 200 ग्राम ये लिया, तो मेरे को प्रोडक्ट जो मिलेगा उसका टोटल वेट कितना होगा, 300 ग्राम मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। देखो 100% एफिशिएंसी किसी चीज़ की नहीं होती। 100% एफिशिएंसी, दुनिया में ऐसी कोई मशीन या ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है जो मतलब 100% एफिशिएंट हो, ठीक है ना, 100% एफिशिएंट हो। अब अगेन इसका गाड़ी का एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने फॉर एग्जांपल कोई कार परचेज की और उसकी माइलेज क्लेम की हुई थी भैया 22 लीटर, है ना, 22 किलोमीटर पर लीटर ये आपकी गाड़ी माइलेज देगी। एक्चुअल में कितना होता है 17-18 की माइलेज आपको मिल रही होती है। तो ये क्या था, ये उसके आइडियलिस्टिक कंडीशन थी। आइडियल में भैया बिल्कुल आइडियल कंडीशंस पे चलाओगे तो आपको 22 किलोमीटर पर लीटर पे ये निकाल के देगी। लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 17 से 18, है ना। एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 17 से 18, मान लो 18 भी अगर आप ले तो 18 kmpl आपको मिला। तो ये होती है परसेंटेज यील्ड। अब इसमें परसेंटेज यील्ड कैसे निकालें कि हमें एक्चुअल में कितना मिला, 18, मिलना कितना चाहिए था, 22, परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100, परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। तो अब अगर आप इसको सोल्व करते हो, मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, मैं अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, आप देख लेना भाई। तो ये लगभग 81% आ रहा है, 81.8%, क्लियर है। तो यहाँ पे आपकी जो कार है वो कितने एफिशिएंटली काम कर रही है, 81%। माइलेज की टर्म में उसकी एफिशिएंसी कितनी है भैया, 81% है, ठीक है। जैसे आपका काम है ना, आप यहाँ से बहुत अच्छे से वीडियो देख के जाते हो, पढ़ते हो, यहाँ पे मज़ा भी आ रहा होता है, क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे होते हैं, गर्दन भी पूरी हिल रही होती है, हाँ सर समझ आ गया। लेकिन अगली क्लास में जब आते हो या 2 दिन बाद, आपको यही लेक्चर कितना परसेंट याद रहता है, क्या 100% याद रहता है, नहीं रहता ना। कितना, 60-70 भी रह गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपकी परसेंटेज यील्ड कितनी है, 60%। होनी कितनी चाहिए थी, आइडियली कितनी होनी चाहिए थी, 100। भैया मेरे को मिलना तो क्या चाहिए था, 300 ग्राम मिलना चाहिए था, बट मिला होगा क्या पता सिर्फ 225 ग्राम। तो ये बाकी कहाँ गया, बाकी लॉसेज हो गए भैया, बाकी इवेपोरेट हो गया, हो सकता है, ठीक है ना। या फिर पूरा रिएक्ट ही नहीं हुआ, इसका 100 ग्राम इसके 200 ग्राम से पूरा रिएक्ट ही नहीं हुआ, क्यों, क्या पता कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, क्योंकि मिलावटी दुनिया भी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो क्या पता कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। तो परसेंटेज यील्ड, पहली बात तो क्या बिठाना है आपके दिमाग में कि परसेंटेज यील्ड इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है, कितना बनना चाहिए था और एक्चुअल में कितना बना है, ठीक है। उसकी परसेंटेज निकाल दो सिर्फ, परसेंटेज को तो मतलब पता है ना, इंटू 100 करना है, यील्ड मतलब उसका बना कितना है वो, क्लियर मेरे बच्चे। तो परसेंटेज यील्ड इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो इस कहानी को हम साइड में करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है अब देखते हैं। वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ आपको और आपको समझ भी आ गया, लेकिन फिर भी देखो, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, 2a + 3b गिव्स 4c, 2a + 3b गिव्स 4c। हम मान लेते हैं हमारा a जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, a इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, और a के मोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a आर 6 मोल। ए के मोल्स दे दिए कि 6 मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं बी के साथ, ठीक है। और जो सी बना है, प्रोडक्ट फॉर्म, वो कितना बना है, 8 मोल।
प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने? आपको 8 मोल प्रोडक्ट मिला। तो बताओ अब इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी थी? इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी थी? अब आप इस रिएक्शन से, है ना, अगर आपने पीछे रिवाइज किया है, क्वेश्चंस किए हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो, सर ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ए के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है ना। और ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जब ए के 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो सी के 4 मोल बनते हैं। ठीक है, 2 moles of A gives 4 moles of C, gives 4 moles of C। तो भैया ए के हैं कितने मोल? 6 मोल हैं। तो 6 मोल जब ए के रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बनेंगे? कितने बनने चाहिए? 4/2 इंटू 6, दैट इज 12 मोल्स बनने चाहिए। ये एक्चुअल में बनने चाहिए। ये क्या है? ये बनने चाहिए आइडियली। ऐसे लिखते हैं, आइडियली इतने मोल्स बनने चाहिए। समझ आया? इक्वेशन के हिसाब से तो हमें सी के कितने मोल्स मिलने चाहिए? कितने? हाँ, वेरी गुड, 12 मोल्स मिलने चाहिए। मिले कितने? 8 मोल। एक्चुअल में सिर्फ हमें 8 मोल मिले। एक्चुअल में तो इतने बने। है ना? ठीक है भैया, बनने तो आपके पास, तो आपको तो क्या लग रहा था यार 12 मोल्स बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने बने? 8 मोल्स बने। तो अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकाली जाती है? परसेंटेज यील्ड कैसे निकाली जाती है? क्या फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड का? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू मोल्स एक्चुअली फॉर्म्ड भैया, एक्चुअल में कितने बने। ठीक है, जो रियल वैल्यू है हमारे पास आई, और जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, ठीक है, डिवाइड में किससे करेंगे? मोल्स शुड बी फॉर्म्ड। मोल्स शुड बी फॉर्म, ये है। अच्छा, परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं? 100 लगा देते हैं। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। ठीक है, तो अब अगर उस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड निकालें तो परसेंटेज यील्ड कितनी आएगी? मोल्स एक्चुअल में कितने बने? उन्होंने दिया है 8 मोल बने। बनने कितने चाहिए? हमारे हिसाब से तो कितने बनने चाहिए थे? 12 इंटू 100। क्लियर है? तो ये लगभग लगभग कितनी आई आपकी? 66.6%। तो भैया इतनी ही रिएक्शन क्या थी? एफिशिएंट थी। क्लियर है? इतनी ही क्या थी? एफिशिएंट थी। इस रिएक्शन की एफिशिएंसी आप बोलोगे तो वो क्या है? 66.6% है। ये एक्चुअल में तो भैया हमारे इतने ही बने। क्लियर? ठीक है मेरे बच्चे, चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है, ये बता दो एक बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि परसेंटेज यील्ड एक्चुअल में होता क्या है? ये प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। ये हमें बताता है कि हमारा प्रोडक्ट आइडियली तो कितना बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में बना कितना है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है। क्लियर? अब मान लेते हैं एक रिएक्शन हो रही है, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, गिव्स 2NH3। हाइड्रोजन हमारा एक्सिस में है। हाइड्रोजन क्या है? एक्सिस में है। ये कितना बना है? 30 ग्राम्स। हमें दे दिया भैया इस रिएक्शन से ये 30 ग्राम्स बनता है। ठीक है, जिसमें तो नाइट्रोजन कितना रिएक्ट किया है कि ये 30 ग्राम बना? भैया 28 ग्राम नाइट्रोजन। 28 ग्राम नाइट्रोजन बनने से, नाइट्रोजन के रिएक्ट करने से ये इतना बना, 30 ग्राम बना। तो इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या थी? फाइंड परसेंटेज यील्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। तो आइडियली अब ये रिएक्शन हमें आइडियल कंडीशन कौन बताएगा? रिएक्शन। आइडियल कंडीशन हमें रिएक्शन से पता चलेगी कि एक्चुअल में कितने बनने, मतलब रियलिटी में हमें कितना मिलना चाहिए था। ठीक है, आइडियल कंडीशन
रिएक्शन से पता चलेगी, आइडियल कंडीशन रिएक्शन से पता चलेगी। क्लियर है? तो रिएक्शन क्या कह रही है, देखो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, N2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमने एक्सेस में लिया हुआ है। तो ये आइडियल कंडीशन क्या कह रही है हमारी कि 1 मोल N2 से हमें 2 मोल अमोनिया मिल रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल अमोनिया देता है बेटा? 2 मोल अमोनिया देता है। तो हमारे पास N2 के कितने मोल्स हैं? है भाई, N2 के हमारे पास हैं कितने मोल्स? 1 ही मोल है। देखो 28 ग्राम अगर हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 28/28 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो 1 ही मोल है, तो 1 मोल से कितना बनना चाहिए था? 2 मोल बनने चाहिए थे। अच्छा, हमारे पास एक्चुअल में कितना बना है? हमारे पास तो 30 ग्राम बना है। इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है? अगर इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करें तो ये कितना होगा? 30 मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास NH3 का कितना हो गया? 17। कितने मोल्स बने? बनने कितने चाहिए थे? 2। बनने कितने चाहिए थे? 2। तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी? एक्चुअल में कितने बने? 30/17। बनने कितने चाहिए थे? 2 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करके देख लेना कितना आएगा। लगभग 88% के आसपास ये आपकी एफिशिएंसी आएगी। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज 88% एफिशिएंट। क्लियर है मेरे बच्चे? बताओ क्लियर है क्या? तो मेरे हिसाब से आपको परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। चलो, अगर समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, आप भी ट्राई करो या फिर रहने दो। इसमें ना एक प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। चलो, कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 रिएक्ट विद 80% प्योर CaCO3। 80% प्योर CaCO3 का मतलब क्या है? ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है 80% प्योर ऑफ CaCO3, पहले तो इसका मतलब समझो। मान लेते हैं आपने X ग्राम CaCO3 लिया है ना, किसी ने 200 ग्राम लिया, 300 ग्राम लिया, 500 ग्राम लिया, इसने भी लिया। बट उससे जो H2SO4 रिएक्ट करेगा भैया, H2SO4 तो प्योर CaCO3 के साथ ही रिएक्ट करेगा, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही रिएक्ट करेगा। उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होगी, पता नहीं कोई और चीज़ मिलावट होगी है ना, मिलावट तो बहुत होती रहती है, तो भैया उस मिलावट के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा। आपने X ग्राम लिया, लेकिन H2SO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस X ग्राम के 80% के साथ ही। क्यों सर? समझ नहीं आया सर? चलो, आपने लिया 500 ग्राम, आपके पास क्या था? 500 ग्राम CaCO3 था। अब H2SO4 आया यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करने। H2SO4 ने देखा, अरे यहाँ पे जो 500 ग्राम है CaCO3, ठीक है, ये जो ढेर लगा हुआ है मान लो है CaCO3 का, इसमें तो सिर्फ 80% ही प्योर CaCO3 है, बाकी तो इसमें सैंड मिला हुआ है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो वो सैंड के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा। अब इसमें से सिर्फ 500 ग्राम में से कितना CaCO3 है? 500 ग्राम का 80%, तो 80% ऑफ 500 ग्राम्स। तो H2SO4 तो किसको देखेगा भैया? इतने वाले को, क्योंकि इतने ही पोर्शन में, इस 500 ग्राम के 80% में ही क्या है? CaCO3। तो उसे तो CaCO3 के साथ रिएक्ट करना है, सैंड के साथ रिएक्ट नहीं करना। क्लियर है? बताओ क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है भाई? ये बहुत सी सैंड होगी। चलो, तो अब दूसरी दिक्कत, सर यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, मास वास कुछ भी नहीं दिया हुआ। पहले तो कैलकुलेशन लिख लो कि H2SO4 CaCO3 के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है आपको, CaCO3 प्लस H2SO4
सर हमें कैसे पता लगेगा कि बैलेंस ही लिखनी है? हैं बैलेंस के बिना? भैया देखो ना यहाँ पे आपको आइडियल कंडीशन तो कौन बता रहा है? रिएक्शन ही बता रही है। अगर रिएक्शन ही आपने बैलेंस नहीं की तो फिर आइडियल कंडीशन कैसे पता चलेगी आपको? CaSO4 प्लस क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा, जो फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। ठीक है, H2O प्लस CO2 में। और ध्यान से देखने पे ऐसा पता लग रहा है कि ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4। कितना मास H2SO4 का रिएक्ट करता है CaCO3 के साथ? भैया इस रिएक्शन से तो मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे भी क्या है? 1 मोल है, यहाँ पे भी क्या है? 1 मोल है। कि 1 मोल CaCO3 के साथ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कितने मोल रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के? 1 ही मोल करता है। समझ आया बात? यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है? 1 मोल ऑफ CaCO3 reacts with 1 mole of H2SO4। 1 मोल ऑफ H2SO4। आइडियल कंडीशन तो यही बता रही है। अब यहाँ पे हमारे पास है कितना CaCO3? सर यहाँ पे तो कोई मास ही नहीं दिया हुआ है ना। मास दिया होता तो हम कुछ मान भी लेते। अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए कि आपको मास वगैरह कुछ भी नहीं दिया है तो आप मास कितना एज्यूम करेंगे? मास एज्यूम करेंगे इसके मोलर मास के बराबर। CaCO3 का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम 40 प्लस 12 प्लस 48, तो 88 प्लस 12 कितना हो गया? 100। तो हम लेके चलेंगे कि ये कितने ग्राम होगा? 100 ग्राम। कितने ग्राम होगा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में तो सर 1 ही मोल बना। हाँ भाई 100 ग्राम में तो 1 ही मोल बनेगा। लेकिन क्या जो आपने 100 ग्राम CaCO3 लिया वो सारे के साथ ही H2SO4 रिएक्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 100 ग्राम के कितने? 80% के साथ। तो 80% ऑफ 100 ग्राम कितना होगा? 80 ग्राम्स। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं CaCO3 के? एक्चुअल में कितना CaCO3 होगा? 80 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कितने हो गए? 80 अपॉन 100 विच इज 0.8 मोल्स। 0.8 मोल्स। तो भैया 1 मोल अगर 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो 0.8 मोल कितने से रिएक्ट करेंगे? है भाई? तो 0.8 मोल्स ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स विद क्या आएगा? 0.8 मोल्स ऑफ H2SO4। 0.8 मोल्स ऑफ H2SO4। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए H2SO4 के 0.8। अब हम क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लेंगे। तो मास ऑफ H2SO4 कितना होगा? 0.8। H2SO4 का मोलर मास होता है बेटा 98। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है भाई, अपनी ना थोड़ी सी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्क्रीन के पीछे बैठ के हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 78.4 जो निकाला है मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करके ही निकाला है। क्यों? मेरे को अलाउड है ना। मैंने पेपर नहीं देना JEE मेंस का, आपको अलाउड नहीं है, आप कैलकुलेशन करोगे। क्लियर है? मेरे को तो यहाँ पे टाइम बचाना है ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करा सकें, आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है भाई कि मैंने कैसे कर दिया सर, हैं आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर पाओगे। थोड़ा सा आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ आया? चलो अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो भाई नेक्स्ट तो करके दिखा दो प्लीज़, है ना। इतना तो आपका हक बनता ही है कि हम आपको क्वेश्चन करें, क्वेश्चन दें और आप सोल्व करके लेके आओ। चलो वीडियो पोज करो, ठीक है, वीडियो को पोज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो।
2 मिनट का टाइम है आपके पास। कैलकुलेशन वगैरह साइड में छोड़ देना, बस आप फाइनल कैलकुलेशन तक पहुंच जाओ, फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल दो, हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन देखो चलती रहेंगी, आपको रफ में प्रैक्टिस करते रहना है कि कितनी कैलकुलेशन जल्दी आप कर सकते हो। क्लियर है बच्चे? चलो, आई होप आप सबने सोल्व कर लिया होगा। तो देखते हैं। पहली बात तो बहुत से बच्चे रिएक्शन में ही अटक गए होंगे, है ना। तो रिएक्शन क्या है, देखो, TiCl4, TiCl4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Mg के साथ। अब यहाँ पे ही बच्चे अटक गए होंगे, क्या बनेगा? चलो, पहला स्टेप तो कुछ बच्चे यहाँ पे अटके। क्लियर? अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2, और यहाँ पे भी क्या आएगा? अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। अब वो क्या करें, इन ए सर्टेन ऑपरेशन 358 ग्राम ऑफ TiCl4 इज रिएक्टेड विद 96 ग्राम ऑफ Mg। ये कोई कुछ भी काम किया होगा जिसमें 358 ग्राम हमारा TiCl4 था, जो 96 ग्राम Mg के साथ रिएक्ट किया। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ TI की परसेंटेज यील्ड ये है भैया TI। अगर 32 ग्राम आपका TI एक्चुअली में बना है, इन दोनों के रिएक्ट करने से 358 ग्राम TiCl4 और 96 ग्राम Mg के रिएक्ट करने से 32 ग्राम आपका क्या बना? TI बना। तो भैया अब इसमें क्या रह गया, है ना। अब अगर कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर हमें रिएक्शन ही नहीं पता चली, तो बेटा अब आपको रिएक्शन पता चल गई है, अब वीडियो को पॉज कर लो और सोल्व करो। आपको ये देखना है ना कि कितने स्टेप पे आप अटकते हो, कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तभी आपकी थॉट प्रोसेस बनेगी कि क्या मैं यह सोच पा रहा हूँ या नहीं। अब चलो, आपने कर ली होगी। नेक्स्ट चीज़ हम चेक करेंगे कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ TiCl4 निकालेंगे। TiCl4 मास 358 और मोलर मास इसका कितना निकलेगा? तो Ti का कितना दिया हुआ है? 48। Ti का कितना है? 48 और इंटू 4, सॉरी, प्लस 35.5, 4 इंटू 35.5, 70, 140, 198, ठीक है। ये सोल्व करके कितना आएगा? 140, नहीं 150 हो जाएगा, 7, हाँ 150। और नहीं नहीं नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। 35.5 को हमें 4 से करना है, 35 दूनी 70 होता है ना, तो 140, 142 आएगा, 142 और ये 48, तो कितना हो गया ये? 190। ठीक है भैया, 190। ठीक है, हर बार कैलकुलेटर का भी यूज़ नहीं करना भाई, हम भी नहीं करते, जल्दीबाजी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। NaCl4 के इतने मोल्स आए। दूसरा क्या है? Mg कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना रिएक्ट कर रहा है एक बार देखें। 96 ग्राम Mg के हमारे पास कितने हैं? 96 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 24। Mg तो ये क्या आया? 4। अच्छा, ये वैल्यू ही कम आएगी भैया, 4 से तो कम आएगी ना। ये 190 है, अप्रोक्सीमेट 200 के पास है, और ये 350 है, तो अगर ये 400 भी होता तो भी क्या आता? 2 पॉइंट समथिंग आता है ना। तो ये वैल्यू 2 से भी कम आएगी, तो मुझे पता लगा कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? TiCl4 है। अब यहाँ पे देख लो आप कितने बच्चे हो ऐसे जिन्होंने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया, या आधे बिना लिमिटिंग रिएजेंट के ही चल रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे कि लिमिटिंग रिएजेंट भी चाहिए। क्लियर? अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता चला कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट TiCl4 है, तो हमें इसी के हिसाब से क्या करनी है? अपनी कैलकुलेशन करनी है। और आइडियल कंडीशन में ये क्या बता रहा है कि भैया यहाँ का 1 मोल Ti के कितने मोल्स देता है? 1। तो इसके कितने मोल्स हैं हमारे पास? 358/190। इसके कितने मोल बने? अच्छा, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। N ऑफ Ti कितने ग्राम है? 32/48। कैलकुलेशन बड़ी लंबी जाएगी यार इसकी। चलो, वो आपका काम है ना, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ TiCl4 gives 1 मोल ऑफ Ti,
1 मोल देता है टीआई का, तो हमारे पास कितने मोल हैं? 358 मोल्स ऑफ 358 बाई 190 मोल्स ऑफ TiCl4 गिव्स 358 अपॉन 190 मोल्स ऑफ टी आई। तो ये आइडियली तो इतने मोल्स हमें मिलने चाहिए थे, ठीक है ना। ये क्या हो गया? आइडियली इतने मोल्स हमें मिलने चाहिए थे। आइडियली मिले कितने हैं? उन्होंने क्या बोला है, कितने बने हैं? 32 ग्राम बना है। 32 ग्राम का मतलब 32/48 ग्राम, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स हमारे बने हैं। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है? मोल्स एक्चुअली फॉर्म्ड अपॉन मोल शुड बी फॉर्म्ड इनटू 100। तो मोल्स एक्चुअली में कितने बने हैं? 32/48। बनने कितने चाहिए थे? 358/190 इनटू 100। सोल्व करो, आंसर निकालो, जय राम जी की। ठीक है, ये कैलकुलेशन अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारी तरफ से काम हो चुका है। क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। जिसको समझ नहीं आया है वो प्लीज़ क्या करना, वीडियो को दोबारा से देख लेना। मतलब जितना भी जहाँ से भी आपको समझ नहीं आया है वहाँ से आप दोबारा देख सकते हो और समझ आ जाएगा, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। चलो भाई, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, शॉर्ट में हम इसको POAC भी बोलते हैं, ठीक है, POAC भी बोलते हैं। अब देखो, कई होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को कराते हैं, कुछ इस कॉन्सेप्ट को नहीं कराते। क्या सर वो गलत है या सही है? कुछ भी गलत सही नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। जितने भी अभी आप चीज़ें पढ़ रहे हो वो क्या कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको मोल्स निकालने सिखा रहे हैं, ठीक है। मोल से आप क्या निकाल रहे हो? मास निकालना सीख रहे हो। यही दो तरीके ही आप कर रहे हो, है ना भैया। किस रिएक्शन में कितने मोल्स बने होंगे, किस रिएक्शन में कितना मास बना होगा इसका, यही सब निकालने के मेथड तो आप सीख रहे हो, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट यही बताता था भाई कैलकुलेशन कैसे करनी है, परसेंटेज यील्ड यही बता रहे हैं कि आपका कितना प्रोडक्ट बन रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC भी एक यही चीज़ है कि भैया उससे भी आप क्या निकाल सकते हो, मास वगैरह निकाल सकते हो कि प्रोडक्ट में कितना मास बना या कितना मास चाहिए, ठीक है। तो कोई पढ़ाता है ठीक है, कोई नहीं पढ़ाता तो भी ठीक है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चलो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना आता हुआ तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बस हाँ, थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो भाई थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी एक 10th क्लास की इक्वेशन ले लेते हैं, CaCO3, ठीक है। लाइमस्टोन जो था उसको आप हीट करते हो तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को आपने क्या किया? पानी में डिज़ोल्व करा दिया। पानी में डिज़ोल्व कराओगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेक लाइम, है ना, क्विक लाइम, लाइमस्टोन। ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में की हुई है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या कहता है? देखो, फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कैल्शियम है, ये कैल्शियम आया कहाँ से? ये कैल्शियम आया कहाँ से? सर कैल्शियम ऑक्साइड से आया। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कहाँ से आया? कैल्शियम कार्बोनेट से आया। तो भैया ये जो कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो कैल्शियम है, यही वाला नहीं है? यहीं से नहीं आया ये? बताओ जल्दी, आया होगा ना? समझ आई बात? तो भैया जो कैल्शियम कार्बोनेट में है, वही कैल्शियम किस में है? कैल्शियम ऑक्साइड में है। और वही कैल्शियम आगे किस में बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बना है। इसकी रिएक्शन और किसी के साथ करा दो, ठीक है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो कैल्शियम आएगा वो भी तो यही वाला होगा, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। बताओ सही बात है या नहीं है? तो बस यही है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हमारा क्या कह देता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन कांस्टेंट। अभी हमने कैल्शियम की बात की, इसमें क्या है बेटा? ऑक्सीजन भी तो है ना, ऑक्सीजन भी है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया?
कैल्शियम क्विकलाइम से, CaO से। CaO में ऑक्सीजन कहाँ से आया? कैल्शियम ऑक्साइड से ही तो आया। तो चाहे आप कैल्शियम की बात कर लो, चाहे आप इसमें ऑक्सीजन की बात कर लो, जितने मोल्स, ठीक है, जितने मोल्स यहाँ पे होंगे उतने ही मोल्स यहाँ पे होंगे। समझ आई बात? मान लेते हैं इसके हमें 2 मोल्स गिवन है, 2 मोल्स आर गिवन, ठीक है। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ कि जितने मोल्स कैल्शियम के, जितने मोल्स कैल्शियम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो जितने मोल कैल्शियम के कैल्शियम कार्बोनेट में हैं उतने ही मोल कैल्शियम के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में होने चाहिए। मीन्स मोल्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम अच्छे से लिखते हैं कि मोल्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बच्चे? अभी वही चीज़ कही है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो कैल्शियम आया है वो कहाँ से आया है? अल्टीमेटली वो भैया कैल्शियम कार्बोनेट से ही तो आया है। तो जितना कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम होगा उतना ही तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बनेगा, ठीक है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन कि भैया एटम जो रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम की बात कर लो, यहाँ पे हम मोल्स की टर्म में बात कर रहे हैं, सेम आपको पता ही है, ठीक है। तो जितने मोल यहाँ पे थे उतने ही मोल कहाँ रहेंगे? इसमें रहेंगे। क्लियर? तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितने थे? अब मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं भैया? एक में 1 मोल है, टोटल हमें कितने गिवन है? 5, तो 1 × 5। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ये 5 क्या है? व्हाट इज़ 5? 5 सॉरी 5 कह रहा हूँ, ये 2 क्या है? 2 मोल्स आर गिवन किसके? CaCO3 के। किसके बेटा? CaCO3 के, कैल्शियम के नहीं। 1 × मोल्स ऑफ CaCO3। CaCO3 के मोल्स दिए हैं आपको, क्या कहते हैं कि CaOH ट्वाइस के कितने मोल्स बने? मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस, क्योंकि एक मोलिक्यूल के अंदर एक ही है तो मोल्स के में टर्म में बात करेंगे तो वो भी इतना हो। तो यहाँ से मुझे 1 × 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस। तो यहाँ से मैंने मोल्स किसके निकाल लिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब मुझे फर्दर किसी का मास निकालना है या कुछ भी निकालना है तो वह मैं निकाल सकता हूँ। अब सर ये काम हम ऑक्सीजन के लिए भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी क्या है? ऑक्सीजन है। बिल्कुल कर सकते थे बेटा, ठीक है, बिल्कुल कर सकते थे। आप इसी के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा सकते हो। हमने यहाँ पे कैल्शियम के लिए लगाया, आप ऑक्सीजन के लिए लगा लो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आई बात? चलो अब चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियर होगा, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? 8 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न। 8 ग्राम सल्फर लिया, उसको जलाया, उससे क्या बना? SO2 बना, विच इज देन ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन टू सल्फेट। तो SO2 से क्या बन गया? सल्फेट बन गया। अब इस सॉल्यूशन को BaCl2 के साथ रिएक्ट कराया, फाइनली क्या बना? BaSO4 बना। तो कह रहे हैं BaSO4 के कितने मोल प्रेसिपिटेट हुए? BaSO4 की PPT बनी तो उसके कितने मोल्स बने? सल्फर बेटा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? देखो सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8 की फॉर्म में, ठीक है। ये कह रहे हैं सल्फर लिया था, 8 ग्राम सल्फर लिया था, फिर आगे उससे क्या बना हमारे पास? SO2 बना। SO2 को रिएक्ट करके क्या बना? सल्फेट बना। SO4 2- सल्फेट आयन होता है। फिर इसको क्या कराया? BaCl2 के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? BaSO4। क्या मिला? BaSO4।
यहाँ से हमने शुरू किया था, फाइनल हम यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, अब देखो BaSO4 में जो सल्फर आया है बेटा वो यहीं से तो आया है या नहीं? तो अगर मैं सल्फर के लिए POAC लगाऊं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या कहता था कि जितने एटम यहाँ हैं उतने ही एटम क्या होंगे BaSO4 में होंगे सल्फर के, क्योंकि और चीज़ तो यहाँ पे कोई मैच कर नहीं रही, क्योंकि गिवन भी हमें क्या है, सल्फर ही है। क्या गिवन है भैया, ये 8 ग्राम गिवन है और इसके मोल्स पूछे हैं। इसके कितने पूछे हैं, मोल्स पूछे हैं। क्लियर है? तो एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर हैं, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग POAC और सल्फर। अच्छा, ये मेंशन करना है आपको किसके लिए आप POAC लगा रहे हो। ठीक है, सल्फर के लिए लगा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर एटम in S8 is equal to number of moles of sulfur atom in BaSO4, in BaSO4। क्लियर? तो एक S8 में मतलब एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम हैं, 8। कितने एटम हैं, 8। तो S8 के मोल्स कितने होंगे, 8 इंटू मोल्स ऑफ, ऐसे लिखते हैं 8 इंटू मोल्स ऑफ S8 ताकि आपको समझ आए। BaSO4 में सल्फर कितना है, 1 इंटू मोल्स ऑफ BaSO4। अब देखो इसमें कितने मोल्स हो जाएंगे, 8 इंटू मोल्स ऑफ S8। मोल्स ऑफ S8 कितना होगा, कितने ग्राम सल्फर गिवन था हमें, 8 ग्राम, और सल्फर का एटॉमिक मास 32। सल्फर का एटॉमिक मास 32। कितने सल्फर हैं, 8 सल्फर हैं, इंटू 8। भैया O2 का अगर आप मोलिकुलर मास लिखोगे कितना लिखोगे, 16 इंटू 2, 32 लिखोगे ना। तो ऐसे ही एक सल्फर का 32 होता है, 8 सल्फर का कितना होगा, 32 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल, इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ BaSO4। ठीक है, तो BaSO4 के मोल्स कितने आ गए, मोल्स ऑफ BaSO4 कितना आया, 8/32 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25, 0.25। क्लियर है? बताओ ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है कि POAC हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज आपने 2 चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, आज आपने कौन कौन सी 2 चीज़ें सीखी, जल्दी से बताओ, रिवाइज करो, याद भी है या नहीं। एक तो अभी हमने लेटेस्ट क्या सीखा था, POAC, और दूसरी क्या सीखी थी इससे पहले, परसेंटेज यील्ड। क्या सीखी थी, परसेंटेज यील्ड। तो यहाँ से आपके 2 कॉन्सेप्ट आज क्लियर होते हैं, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, मेंस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस पर। अभी के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब आप जाके उनकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और दूसरे कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट होंगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।